असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एनी सुबह उठी तो कमरे में एक अलग सा एहसास हुआ। इधर उधर देखा तो होठ पर दिल फ्रेम मुस्कुराहट ने जगह ले ली। वजह सफ़ेद गुलाब थे। अरमान के इश्क की पहचान जो वक्त के साथ साथ एनी को भी अपनी शदीद मोहब्बत की लपेट में ले रहे थे। इस तरह की छोटी छोटी खुशियों से वो एनी को महसूस करवाता कि वो उसके लिए कितनी अहमियत की हामिल है, और एनी को अरमान का ये अंदाज दिलो जान से मंजूर था। अब करीब साहब की ज़ात के साथ साथ अरमान भी उसकी ज़िंदगी के चंद खास लोगों में शामिल हो गया था जो एनी की ज़िंदगी में सांस की सी अहमियत रखते थे। एक वो नहीं थी जो कुछ भी नहीं था, उनके लिए जान से भी गुरेज करना। एनी अभी भी अपनी पेशानी पर अरमान का लफ्ज़ महसूस कर रही थी जो उसको महफूज हिसार में लिए हुए था। साहिब दुरानी कंसर्ट नाइट की रात से ही एनी की शख्सियत के ज़ेर असर था। उसको एनी की खूबसूरती और ज़हारत इतनी भागे थी कि वो जो एनी को वक्त गुजारने के लिए हासिल करना चाहता था, अब पूरी ज़िंदगी के लिए इस परी को अपनी कैद में करना चाहता था। वो बस मौके की तलाश में था जो उसको ड्रग्स डीलिंग की मसरूफियत के बाद नहीं मिल रहा था। ये तो वक्त बताने वाला था कि कौन किसकी कैद में जाने वाला है, क्योंकि साहिब नहीं जानता था कि वो खुद किसी के नजरों में शिकार बन चुका है। आज बहुत दिनों बाद अफादी मैंशन में सब लाड़ में बैठे हुए गप्पू में मगन थे। वजह इतवार का दिन था, जब भी बड़े लोग कैद की कुर्सियां, जबकि नीचे बच्चे नीचे सबस गासपा स्नैक्स और मुख्तलिफ किस्म के जूस से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। यार मेरी तरफ भी कोई ध्यान दे दे, अब तो अली भी खोटे से बात क्या है। कबीर ने सिंगल पर का शदीद रोना रोते हुए कहा, जिस पर रीना भी एक लाठी से कमर पर पड़कर सारी यहाँ पर निकाल चुके थे, जबकि बाकियों की हंसी। अभी कहा मेरी रुख्सती को हो लेने दो, अब तो डका के छुआड़ू का स्वाद भी भूल गया है, बड़े तो डका करके भूल ही गए हैं। क्यों एनी? अली ने बतीसी की नुमाइश करते हुए एनी को भी बीच पर घसीटा। उसकी मां पर रीना भी का हाथ जूते की तरफ गया। वजह अली का उससे दूर होकर बैठा और लाठी का वहां तक ना पहुंच रहा था। तोबा करो, फटाफट हमें क्यों बीच में घसीट रही हो? अली ने साफ हरी झंडी दिखाई। अली तुम कितनी बदीद हो गई हो। अली ने झूठे आंसू साफ किए। बड़े अपनी हंसी सब करते रह गए थे। दादा जान कभी आप भी बोल दिया करें कि आपको हमारी शादी पर नाचना है और बहुत सी खूबसूरत बुढ़ियों को ताड़ना है। अली ने आंख मारते हुए चेहरा जिस पर उसको घूर कर आए गए थे। अलबत्ता जिनबी का फ्लाई खुसा उसके सर की जिरत बढ़ चुका था। दादी, कौन सा जमाने का जूता है आपका? गुस्स क्या है, मेरे लगने में हील वाली जूतियों को भी बात देता है। बरहुदा, लगता है कि तुम्हारी शादी 5 साल बाद करने का इरादा है। करीब सब के बाप पर छुपी धमकी समझकर अली ने फौरन कान को हाथ लगाकर तौबा की तो सभी हंस पड़े, जबकि हाडी हजल होकर बस अली को घूर कर आए गए थे। जहां तक बात शादी में बगड़े की है तो वो तो हम अपनी शहजादी की शादी में ही करेंगे। करीब साहब ने एनी की प्यार बड़ी नजर के हंसा में लेते हुए कहा, जिस पर वो सर तस्लीम हम कर रह गई थी। वो जानती थी कि करीब साहब के उसकी शादी को लेकर बहुत ही अरमान है और एनी इन सब अरमानों को पूरा करने का इरादा रखते थे। देख कर दादा जान, एक दफा रिश्ता टूट जाए तो अच्छा रिश्ता मिलना मुश्किल होता है, और मिला भी तो पता नहीं एनी शादी पर खुश हो भी या नहीं। हादी ने अपने दिल के बरात निकाली। अलीशा भी एडी का उतावा रंग देखकर बहुत ही खुश हुई। उसे एडी से अजीब किस्म की जलन हो रही थी, जिससे उसको नीचा दिखाकर बहुत खुशी महसूस करती। हादी के वापस सबका रंग फक हुआ। हादी, तमीज से शुभ शुभ बोलो। राहत बेगम ने घर का जबकि सब यंग जनरेशन गुजर से हादी को देखती वॉक आउट कर गए, लेकिन वो सब ये नहीं जानते थे कि कोई वक्त कबूलियत की घड़ी का भी होता है, जिसमें जुबान से निकली हुई बुरी बात भी कबूलियत का दर्जा पा जाती है, और ये वक्त कबूलियत का था। यूटी में भी काफ़ी दफ़ा अलीशा और एडी के झड़प हो चुके थे, लेकिन एडी की कोशिश होती कि वो अलीशा को इग्नोर करे, लेकिन वो अलीशा ही क्या जो सीधी हो जाए। काफ़ी अरसे बाद आज एलीट क्लास की पार्टी एक बहुत ही बड़े पैमाने पर अरेंज की गई थी, जब बहुत सी मरूफ शख्सियात भी आज की शाम का हिस्सा थी। वहीं कई कपल्स बाहों में बाहर डाले खड़े थे। यहाँ जूडी के लड़के लड़कियों का भी तबका था, जिसमें ज़्यादातर क्लासेस के सीनियर्स थे। यंग जनरेशन के लिए एक मास थीम का डांस भी मुनक्किद किया गया था, जहाँ कपल्स लड़के लड़कियाँ मास्क में कपल डांस करे थे। लड़कियां लॉन्ग फ्रॉक, जबकि लड़के स्टाइलिश 3 पीस पे बलबूस थे। अलिशा भी उन्हीं में से एक थी जो यूनी की तरफ से आए हुए स्टूडेंट्स में से थी। वो भी साहिब के साथ ही नाजेबा से डांस में मगर थी। जब फंक्शन में हलचल सी महसूस हुई, उन्हें दाहिने दरवाजे की तरफ देखा तो उनके तरह बाकी सब भी वहां नजरे गाने में बैठे थे, जहाँ एंडी एक शॉर्ट से सफेद पैरों को छूती हुई लॉन्ग बारबी फ्रॉक, बालों का मैसेज जोड़ा बनावे, पलकों की बार झुकाए, होठों पर जुलाई से मुस्कुराहट लिए हुए सीढ़ियां उतरी थी। उसकी मुस्कुराहट पर कितनों के दिल थमे थे। कितने ही लड़के अपने साथियों को छोड़े मुंह खोले एनी को देख रहे थे, जिस सबस आंखों वाली सुनहरी लड़की को देखकर पड़ू का गवान हो रहा था, जो परिस्तान का रास्ता पटक कर यहाँ आगे थे। अलीशा साहिब की तवज्जो बढ़ती हुई देखकर जलपुर के थी। वो जहां से गुजरती हर कोई उससे पलट कर देता, और यही चीज उसे कोफत में मुतला कर थी। इब्रा, शाहरी और इब्राहिम भी उसे कहीं नजर नहीं आ रहे थे, जो उसकी झुंझलाहट का बायस बन रहे थे।
उससे पहले कि वो सिल्वर कलर का खूबसूरती से सजा हुआ मास्क लगाती दफ्तर एक मर्दाना हाथ उसके सामने लहराया। विल यू डांस विद मी? उसकी नजर हाथ से होती हुई उसके नौजवान पर गई जो लबला-शुबा खूबसूरती में अपनी मिसाल आम था। नो थैंक्स। एनी ने खुश्क लहजे में कहते हुए उसकी पेशकश रद्द की और आंखों पर मास्क सजाया। सामने मौजूद साइम उसकी बेनज़ी पर अश कर उठा। जितनी वो बड़ी पैकर थी, अप्सरा उस पर डहरा रिश्ता भी था। साइम फिर भी टीटू की तरह उसको डांस के लिए फोर्स करने लगा। उससे पहले कि एडी के जब्त का पैमाना चला था, वो साइम की दुर्गंध बनाती अलीशा उनके बीच आई। उसने साइम के गिर्द बाजू हायल किया। आओ आओ, हम भी डांस करेंगे। किन फजूल लोगों पर नजर डाल रही हो जिनका कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है? और तुम? अलीशा ने सैम को कहते हुए एडी को नहायती हद तक अमेज लहजे में मुखातब किया। बड़ी पार्टी में यूं ही मुंह उठाए चली आई हो, ये भी पता नहीं है कि यह थीम सिर्फ कपल्स के लिए है, मगर तुम थर्ड क्लास लोग क्या जानो। ओह सॉरी, तुम जैसी लड़की को तो कोई पार्टनर भी बनाना पसंद ना करे, इसलिए यूं ही तनहा खड़ी हो। उसके करीब कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके जब्त का पैमाना लबरेज हुआ था और अलीशा और एडी की तरफ बढ़े, लेकिन उनके कदम हैरत से रुके। जहाँ एलीट क्लास की पार्टी अरुज पर थी, वही ईवाडर भी अपने शिकार पर नजर गाड़े बैठा था, लेकिन आज भी उसको पहचानना इन लोगों के बस की बात आती, क्योंकि ना ही उस किसी ने उसकी आवाज सुनी थी, ना ही चेहरा, और जिसने भी देखी थी वो बताने के लिए जिंदा ना बचा था। उससे पहले कि वो एडी की तरफ बढ़ते हुए तेजी से इन सबको चीरता हुआ उस तक पहुंचा, उसको अपने हंसा भी लिया। रॉयल एसेंस की खूबसूरत खुशबू चादर फैलने लगी थी, जिसने एडी के गुस्से को पल में काफूर किया था। मिस अलीशा, यू हैव नो कंसर्न विद माई ब्यूटी। उस नौजवान की माँ से चढ़ती हुई आंखों में एडी को मोहब्बत ही मोहब्बत थी। उसकी आवाज सुनकर अलीशा समेत इस नौजवान के जानने वाले शशदर रह थे, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि अरमान शाह था। उस एडी के हाथ को नरमी से गिफ्ट में लिया, उस स्टेज के ऐन दरमियान में ले आया। उसके आते ही तमाम लाइट्स ऑफ हो गई, सिवाय एक स्पॉट लाइट के जो उन पर पड़े थे। म्यूजिक के शुरू होते ही अरमान ने एडी को कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर झटके से कमर से पकड़कर करीब किया और साथ ही गाते हुए मूव करने लगा। उसकी दिलकश आवाज ने बोल पर सख्ता तारी कर दिया था। वो कभी एडी को गोल घुमाता जिससे उसकी बारहवीं फ्रॉक चारों तरफ से गोल जाती, तो कभी उसको हल्का सा उठाकर हवा में घुमाता जिससे उसके चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट बिखर जाती। एडी की इतनी मोहब्बत, इतने दिल मोह लेने वाले अंदाज पर सब दुनिया भलाई बस उसे ही महसूस कर रही थी। कभी वो कोई शोह बात कर देता तो वो घूरती, तो कभी खिलखिलाकर हट देती। सभी बस फ्रेश होकर दोनों का डांस एंजॉय कर रहे थे। जब वो दोनों रुके तो पूरा हाथ तालियों से गूंज उठा था। वाकई एडी को अपना प्रिंस चार्मिंग मिल चुका था। मिस अलीशा, बेहतर होगा अब अपने ऊपर ध्यान दे, किसी दूसरे की जातियत पे दखलंदाजी ना करे। अरमान, किसी दूसरे नहीं बल्कि घर में हमारे रिश्ते की बात चल रही है, और तुम? अलीशा ने नफरत और गुस्से से उसके हाथ को देते हुए कहा, जिससे उसने एडी को थाम रखा था। ओ शट अप अलीशा, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मेरी बीवी के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने का। बीवी? अलीशा के मुंह से नहायती हैरत में बस यही निकला। और सिर्फ उसी ने नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े शशदर लोगों को भी वही सुनना था। अरमान, एक दार के साथ ही किसी ने उसको पुकारा। इन सब ने पलट कर देखा तो हैरान रह गए। आने वाला कोई और नहीं, अरमान के दादा महमद शाह और उसके साथ अरमान के वालिद। उन्हें देखकर अरमान और अलीशा ही नहीं, एडी भी हैरान रह गई थी। उसके दुधियाल वाले यहाँ क्या कर रहे थे? जबकि उसने उनके पीछे करीब सब अली और हादी को देखा। उनकी आंखों में भी हैरत वाज़ह थी। अरमान एक नजर इन सबको देखा और सबके सामने एडी का हाथ थाम कर उसे लिए हुए हाथ से निकलता चला गया, जबकि सब अपनी अपनी गाड़ियों में उसके पीछे लुके। अरमान, तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो? एडी ने कौफर से पूछा। उस आदमी से तुम्हारा क्या ताल्लुक था? एडी ने झिझलाते हुए पूछा। वो समझ रही थी वो वो समझ रही थी, वो समझना नहीं चाहती थी। करीम साहब जब मुश्किल से एडी और हादी को अपने साथ इस राह पर इस पार्टी पर लाए थे। एडी को इस पार्टी में देखकर हैरान हुए, लेकिन जब कोई शख्स उसे लेता हुआ डांस करने लगा तो वो उलझे, जबकि अली और हादी के लिए ये मंजर नामुमकिनात में से था कि उनकी हालत हुड़कू की सी थी। लेकिन जब स्टेज से उतरकर अलीशा से बात कर रहा था, उसके बीवी कहने पर अली को जहाँ इत्मीनान हुआ, वहीं करीम साहब परेशान नजर आने लगे थे। तो क्या अरमान उस तक पहुंच गया था? एडी को उसके दज्जाल से खतरा लाहक था। वही हादी नाकाबिले यकीन मतलब के तेरे असर था। क्या एडी अब उसकी नहीं रही? क्या उसके साथ हाथ से निकल गई है? वो सब सोच विचार में थे जब अरमान एडी को उनके सामने से लेता हुआ निकलता चला गया। तब करीब साहब ने होश में आते ही उन्हें उसका पीछा करने का कहा और अब उसकी कार का पीछा कर रहे थे, जिसके मंजर यकीनन सफेद हवेली थी। ये झटके से वक्फे वक्फे से तीनों गाड़ियां आगे पीछे सफेद हवेली के सामने रुकी। गाड़ी रुकते ही एडी के बदतरीन हदेशात की तस्दीक होने लगी। एडी की आंखों में गुस्सा और दुख से सुर्खी बढ़ने लगी थी। उसने जहमी नजर से अरमान की तरफ देखा और अरमान ने नजर चुराते हुए झटके से उसे बाहर निकाला और हवेली की अंदरूनी से बढ़ने लगा। उसके पीछे पीछे वो सामने डाले हुए थे। अंदर वसील लाश में पहुंचते ही एडी ने अरमान का हाथ गुस्से से झटका। अरमान, ये किसको उठा कर लाए हो? और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई एक आला हदारत होते हुए किसी आम से लड़की को लाने की? और तुमने भी इसका भी हाथ पकड़ रखा था। दादा जान ने हकारत से कहा। आहिस्ता था सब लॉन्च पर इकट्ठे होने लगे थे। सब नासमझी से इस मामले को समझने की कोशिश कर रहे थे। आराम से दादा जान,
जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं ना, वो बीवी है मेरी और आपकी पोती। लॉन्च पे एकदम सन्नाटा छा गया। सब शर्मिंदे रह गए थे। क्या जो सब उन्होंने सुना वो सब सच था? अरबाज बार से कर बात करो तो बाबा जार से। वहां तब्बो और हम सब जानते हैं कि एनी मार चुकी है। लैला के साथ ही सलमा बेगम ने गुस्से से गरजते हुए कहा। एडी की आंखों में मिर्चियां बढ़ने लगी थी। उसने हाथ की मुट्ठियां भींचते हुए अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश की, जो किसी भी वक्त छलक सकता था। अब्बा, आपको तो उसकी आंखों से पता चलना चाहिए था ना, मगर अफसोस। लेकिन बात की रूह में बसती है एडी, इसे कोई भी शक ना हो। इसे बेयकीनी इसलिए आज उसके निकाह में है, और वो भी 13 साल पुराना निकाह नहीं, बल्कि 1 माह पुराना निकाह। और बाकी पापा सब किया कि हैरस की फटी रह गई थी। जी हाँ, मैंने एडी से पिछले माह ही दोबारा निकाह किया है। अरबान ने सबके सर पर वाम फोड़ा था। सब बेयकीनी की कैफियत में एडी को गौर से देखने लगे। वो लगती भी तो हूबहू लैला का अक्स थी। उसकी हैजल ग्रीन आंखें तो उसके एडी शाह होने की दलील थी। तभी करीम साहब अली और हादी के साथ हफ्ते का हफ्ते में अंदर डाल हुए। एडी, मेरी बच्ची, तुम ठीक हो ना? उन्हें एडी का मुंह अपने हाथ के प्याले में बढ़ते हुए कहा। और ये सब क्या हो रहा है? अरबान के निकाह वाली बात उन्होंने सुन ली थी, इसलिए उन्होंने हैरत से इस्तफसार किया। एडी की आंखें लबलब आंसू से भर गई। बाबा जान, आपको हम पर यकीन है ना? एडी रुदे हुए लहजे में इस्तफसार किया। जी मेरा बच्चा, मुझे पूरा यकीन है आप पर। उस रात हमें अगवा इसी शख्स ने किया था और हमसे जबरदस्ती निकाह किया। ये कहकर उसने आपको अपनी हिरासत में लिया हुआ था। अगर हमने इस निकाह ना किया तो आपको मार देगा। एडी ने नफरत से कहा। उसके लहजे में नफरत महसूस करके अरबा का दिल किरची किरची हुआ। उसने हैरत से एडी को देखा। तो क्या उसने उसकी मोहब्बत का बरम भी नहीं रखा था? करीम साहब का दिल लचने लगा था। तो क्या उनकी एक और बेटी इंतकाम की बैलेट चढ़ने वाली थी? जहाँ उसका अपने आप को हम बुलाने पर सब चौके थे, वही अरमान की गई वारदात पर सब बेचैनी से तो देखने लगे। चलो यहाँ से। करीम साहब ने अली का हाथ पकड़ते हुए कहा। उससे पहले कि वो बैठ जाते, अरमान उसे रोकता। ए बशार ने तरफ का उसका हाथ पकड़ा। मेरी बेटी, उसकी आवाज पे एक तरफ थी। मेरी जान, एक दफा मेरे सीने से तो लगो, ताकि इससे बेकरार दिल को करार आ जाए। एडी ने एकदम पलटते उनका हाथ झटका। हाउ डेयर यू टच मी? एडी ने गुरागा कहा। ए बशार तो उसके लहजे पर दंग रह गए थे। बाकी सब का भी मुंह खुल गया। एडी, ये कैसे बात कर रही हो तुम? पापा है वो तुम्हारे? अनबार दारा, वो कैसे देख सकता था अपने चाचू की आंखों में आंसू, और वो भी वो चाचू जो इन सब बच्चों के हर दिल अजीज थे। एडी ने तो अनबार की बात सिरे से ही नजरअंदाज कर दी थी, जिसे सुननी अनसुनी ना हो। बिल्कुल तुम हो। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था ना तुम्हारा तासर था। वो बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। एडी, मैं बाप हूँ तुम्हारा। ए बच्चा के लहजे में प्यासी शफकत बेबसी और तरफ थी। वो जहाँ वो खड़े थे, हर एक शख्स ने महसूस की, यहाँ तक कि करीम साहब ने भी। सभी हवेली वाले एली के साथ दिल्ली में उसे अजीब नजर से देख रहे थे, जिसे बाप के आंसू भी ना पिघला सके। बाप बाप, जस्ट लीव मी अलोन। कौन सा बाप? कहाँ का बाप? हमारा कोई बाप नहीं है। हमारा बाप मर चुका है। एडी के लफ्जों में मौजूद सफाकी से सफेद हवेली के दोनों दीवार हिला दिए थे। सभी गुग्गू की तरह एडी की नफरत पर बरात सुन रहे थे। बेटा, एम्बर ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, पर वो 2 कदम पीछे हुई, जैसे किसी बिच्छू ने डंक मारा हो। मत कहे हमें बेटा, मर चुकी है आपकी बेटी आपकी बीवी के साथ, या बल्कि यूं कहा जाए कि आप सबने मिलकर इन बेगुनाहों को मार दिया है। एडी ने सब पर एक नजर डालते हुए कहा। एडी के लफ्ज नहीं, हंजर थे जो अहमद शाह को दिल में बेवस्त होते हुए महसूस हो रहे थे। तोबा तोबा, कितनी मुंह फट लड़की है, जिसे अरमान बहू बुलाने चला था। पहले उसे बड़ों का लिहाज तो सिखाओ, जैसी माँ वैसी बेटी। बल्कि साहब ने हकारत से कहा। आप पहले अपनी जुबान से माकर बात करें, कहीं ये ना हो कि आपको कहीं मुंह छुपाने की जगह बिना मिले। वैसे आपके करतूत भी कुछ ऐसे ही है, तभी अभी तक मायके पड़ी हुई है, और वैसे भी मेरे शक के दायरे में आप पहले नंबर पर है। एडी का हिसाब रखने वालों में से थी। फौरन जवाब भी वार किया। एडी की खुनहवा सूरत नजरें उन्हें अपने आर पार होते हुए महसूस हो रही थी। तभी से लड़की जिसे तुम बादलहजी करी हो ना, वो पुप्पो है तुम्हारी। दादी जान ने गुस्से से आवाज बुलंद करते हुए तर्ज किया। पुप्पो? माय फुट। वैसे मुजरिमों का साथ मारना तो आप सबके खून में शामिल है। एडी ने तर्ज लहजा अपनाया। बस हद अदब लड़की, हम खामोश है। उसका मतलब यह नहीं कि तुम जो मर्जी बकवास करो। महबशा चलाए है तो हम भी आपका ही हो ना दादा जान। एडी ने लफ्ज दादा जान छुपाते हुए कहा। एडी बेटा, बहुत तड़पे हैं अहमद शाह आपके लिए। दिन रात उन्हें बिलाल रहता है आपसे बिछड़ जाने का। मैं गवाह हूँ इन सब पल्लू की। खुदारा इन्हें यूं बेडूही की मार ना मारे। अहमद शाह की दूसरी बीवी रकिया एडी के सामने आते हुए गिर कर आई। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आपके बारे में क्या कहूँ, आप तो हमारी कुछ लगती भी नहीं है। और रही बात मिस्टर अहमद की, तो आपको हमसे प्यार नहीं, आप गलत फहमी का शिकार है। एडी ने आंखें बड़ी करते हुए कहा। हम आपको बताते हैं असल बात क्या है। एडी ने ड्रामाई अंदाज में बताया। उस शख्स ने अपनी पहली औलाद बेकदरी की वजह से अल्लाह ने इस शख्स की दूसरी शादी के इतने साल बाद भी औलाद की नेमत से महरूम रखा, जिसने पहले अपनी औलाद की जहमत की तरह ट्रीट किया। और अब जब ये अभी तक बे औलाद है, दूसरी बीवी से उन्हें कोई औलाद नहीं हुई, इस उम्र में उन्हें सहारे की जरूरत है, तो उन्हें हम याद आए कि उनकी कोई बेटी भी है। वरना कौन बेटी, कहाँ की बेटी? जब दूसरों को अपनी औलादों से प्यार करता देखते हैं, उनका सहारा बिना देते हैं, तो उन्हें अपनी औलाद की कमी खिलती है। अब तो आपको हमसे भी ज्यादा याद आती होगी ना, है ना मिस्टर अहमद? एडी ने
लफ्जों के चमक मारे तो वो बिलबिला उठे। है तो तलब मगर हकीकत क्या करे, है ना वो क्या कहते हैं ना। हाँ, बात तो सच है मगर है रसवाई की। वो जहाँ तक बात है बाप की, हमारे सिर्फ एक ही बाबा जान है और वो ये है। एडी करीम साहब की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिन्होंने हमें पाला है, हमारी छोटी से छोटी बात को अहमियत दी, छोटी से छोटी ख्वाहिश को पूरा किया, हमारी बेबीमारी में कई रातें मेरे सराहने जागते गुजारी है उन्होंने। ये है वो बाप, ये है वो शख्स जो बाप खिलाने के लायक है, जिन्होंने आपको अपने जिगर का टुकड़ा दिया था और आपने क्या किया। एडी ने अबू साहब के सामने दो हॉर्स बैठते हुए कहा, आपने इसी जिगर के टुकड़े को दो कोड़ी का काट दिया, उस पर झूठा बदकिरदारी का इल्जाम लगाया, उसे पलट कर तक ना देखा, उसे मट्टी में रोल दिया। ये थी आपकी मोहब्बत, थू है आपकी झूठी जहानियत और खोखली मोहब्बत पर। एडी का गुस्सा कम होने के बजाय लंबा बढ़ता जा रहा था। उसे लगा कि शायद अभी कोई नस फट जाएगी। वो गुस्से से उधर उधर टहलने लगे। जब तक वो अपना गुस्सा किसी पर न निकाल लेती उसे चैन नहीं आता था। उसे अपनी गर्दन से हिलाकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। सानिया, अरब और अरीबत खर्च का ये रूप देख रहे थे। जहाँ उन्हें अपनी कदर के मिल जाने में खुशी थी, वही उसे नामालूम मामले को जानने की कोशिश कर रहे थे, जो धीरे धीरे उनकी समझ में आ रहा था। अहमद शाह शर्मिंदा नजर आ रहे थे। मेरे बच्चे, खुदारा मुझे इतनी बड़ी सजा ना दो। बाप हूँ मैं तुम्हारा, मुझे अपनी मोहब्बत से तो महरूम ना करो। कौन सी मोहब्बत। एने पुरसोचता में अपने मुंह पर हाथ रखकर सोचने की अदाकारी करने लगी। वही जो आपको हमारी माँ से थी, या वो मोहब्बत जो आप उम्र भर दूसरों के बच्चों पर निछावर करते रहे, या वो मोहब्बत जो आप हमारा हक मार कर दूसरों से वार करते रहे। एने तो सिर्फ अंदाज में ताले बजाते हुए कहा, भाई बड़ी चीप मोहब्बत है आपकी। आज तो एनी का हर लफ्ज तर्ज में डूबा हुआ था। ये कौन सी एनी थी। अरमान हैरान कर अपनी एनी को पहचानने की कोशिश में था। हैरान तो हादी और अली भी थे, जो एनी का आज एक अलग रूप देख रहे थे। क्या आपने गौर किया हम पर कि कैसे आपको अपना प्यार किसी और पर निछावर काट के देखते तरपते थे हम। कैसे आपको इंतजार में यहाँ लॉन्च की सीढ़ी में इंतजार करते आपका, मगर आप नजरअंदाज करके चले जाते। कितने प्यार से हम आपके लिए पानी लेकर आते कि आप थके हुए हैं, और आप हमें डांट देते, हमें धुतकार देते। कोई हमें चोट पर जाता तो उसे पूछने के बजाय आप हमें डांटते और सजा देते। दिया ही क्या है आपने हमें, जो आप हमसे मोहब्बत का तलबगार है। एली के आंसू लड्डू के मारत बह रहे थे। कोई जो एक लफ्ज आपने हमें बचपन में मोहब्बत का कहा हो, नहीं था। आप जो बोए हैं वही काट रहे हैं। तब आपके पास हमें देने के लिए कुछ नहीं था, आज हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। एली जब बोलने पे आई तो बोलते चली गई। ईवलडार की नजरें अपने शिकार पर थी। वह अपने शिकार की बहुत नजदीक पहुंच चुका था, जब एन लबे एक चौकी बराबर उसका हदफ हदा हो गया, जिस पर वो खून के घोट पीने के सिवा कुछ ना कर सका। और वजह कौन बना था, रुकावट क्या थी, उसकी अपनी जात, खुद की जात। जरीना भी बहुत परेशान थी, क्योंकि करीब साहब, हादी और अली शाम के गे अभी तक नहीं लौटे थे, और एनी का भी कोई अता पता नहीं था। कुछ यही हाल बाकी खवातीन का भी था, जो रात के 12 बजे लॉन्च में बैठी हुई उनकी परेशानी के आलम में वह इंतजार में थी। कुछ पता तो करो कबीर, ये सब कहाँ है। राहत बेगम ने फिक्रमंदा लहजे में कहा, खुदा खैर करे, इतनी देर तो कभी नहीं हुई। फरत बेगम ने घबराए हुए लहजे में कहा, शब शब बोलो बहू। जरीना बेगम की हल्की जोड़ियों वाली चेहरे पर सोच की परछाइयां थी। इतनी देर में उन्हें आदल और अदिल साहब पर पड़ी। अम्मा, हमने पार्टी में भी पता किया था, मगर अदिल साहब के बीच में रुकने पर उन्हें बेचैनी से दराज किया, मगर कुछ जानने वाले ने बताया कि वो अफरा तफरी के आलम में बाहर निकल गए थे। वजह मालूम नहीं। अदिल साहब ने बात पूरी करते हुए कहा, और एडी, उन्होंने सवाल लिया, नजर से दराज किया, क्या सुनने में आया है कि वो भी वहीं पर थी। उसका वहाँ क्या काम है। कबीर ने हैरत से पूछा, ये तो उन सब के आने के बाद ही पता चलेगा। अदिल साहब ने सोच लहजे में कहा, ये सानिया मैडम फूट क्यों नहीं उठा रही। तबीर एक हाथ में फूल लिए सोफे पर टांग जमाए बैठा था। उसकी एक टांग मुसलसल हरकत पे थी, जो उसकी इस तरह भी कैफियत को बयान कर रही थी। ये जानते भी है कि फूल ही तो एक जरिया है अपने दिल की बेकरारी को दूर करेगा, फिर भी ये मुझे इंतजार की सजा से दो चार कर रही है। बहुत हो गया सानिया बीबी, अब तो हमारे बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। दबेड़ ने दबा में आए प्लान को डन किया और आगे वाले लम्हात को सोचने लगा।